देखिए आपका टीपीए में ये मार्गेज पढ़ाया जा रहा था, यानी कि बंधक। और बंधक के बारे में जो सामान्य नियम था आपका, एक सामान्य नियम आपका बताया गया, यानी कि जो मार्गेज की भूमिका होती है आपका, केवल वह कल बताई गई थी। अब मार्गेज को हम डिटेल में देखते हैं। मार्गेज में आगे जो आपका आता है कि एक तो मार्गेज की परिभाषा, और इसमें आपका क्वेश्चन भी बनता है। देखिए आपका जहाँ तक मार्गेज की परिभाषा की बात है, निकाल लीजिए, इधर से आपका क्वेश्चन बनता है निश्चित तौर पे। 58 आप तैयार करके जाएंगे, यानी कि जो धारा 58 है यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले ये जानना है कि जो सेक्शन 58 है, पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 58 में 58 ए में आपका, यानी कि 58 में कितने शब्दों को परिभाषित किया गया है, पहला क्वेश्चन। तो आपका 5 शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए, बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख, यानी कि मार्गेज, मार्गेजर, मार्गेजी, इसके बाद मार्गेज मनी और मार्गेज डीड। एक शब्द आपका परिभाषित नहीं है, वही पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 58 में डिफाइन नहीं किया गया है। तो उसको लिख लीजिए कहीं अलग से ब्रैकेट में, बंधक संपत्ति। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका आया कि कौन सा शब्द आपका डिफाइन नहीं किया गया है। तो जो बंधक संपत्ति हैं, यानी कि आपका मार्गेज प्रॉपर्टी, ये पहला क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो बनता है आपका मिलाने, ये बताया जा चुका है कौन बंधक विलेख कहा जाएगा। जो पैसा दिया गया है बंधक धन, जिस पर लिखा जाता है कागज पर, वह मने संव्यवहार आपका बंधक विलेख। पूरे संव्यवहार को क्या कहा जाएगा, बंधक, कल मैं बताया था। और अगर संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी हो, संव्यवहार सेम हो, तो कल बताया गया था उसको क्या कहा जाएगा, गिरवी। और अचल संपत्ति हो तो क्या कहा जाएगा, बंधक। ये मैं कल कंसेप्ट बनाया था। इसके बाद 58 ए आ जाइए। तो अभी 58 पहले भूमिका बांध लिया जाए। 58 में ये पूछा जाता है कि कितने प्रकार के बंधकों की परिभाषा दी गई है, यानी कि कितने प्रकार के बंधक बताए गए हैं। तो कहीं बैरेक पर या कहीं लिख लीजिए, छः, 6 प्रकार के जो मार्गेज है आपका बताया गया है। यानी कि क्वेश्चन ये बने कि 58 में कितने प्रकार के बंधकों का उल्लेख किया गया है। तो आप 6 मारिएगा, 6। इसमें थोड़ा अंदर से आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि किस विलेख को आपका कह सकते हैं कि इक्विटेबल मार्गेज या सामयिक बंधक भी कहा जाता है। तो वह आपका हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। पहले तो सबका आपका व्यू जान लीजिए। फिर इसमें पूछा जाता है किसका लिखित में और रजिस्टर्ड होना आवश्यक है हर हाल में, किसका नहीं है। किसमें पूर्वबंध का अधिकार होता है, यानी कि फोरक्लोजर या जब्ती का। और कौन सा भी माने आपका बंधक का अवशेषी रूप है, रिजुडियरी प्रावधान है। तमाम क्वेश्चन बनते हैं। किस बंधक में क्या क्या अधिकार रहता है, किसमें कब्जा दिया जाता, किसमें नहीं दिया जाता। तमाम आपका प्रकार भाई समझना है। तो सबसे पहले हम, अब क्रम से भी पूछा जाता है, थोड़ा क्रम आपका मैं अभी तैयार करवाऊंगा। लेकिन आप प्रयास ये करिए कि जो 58 में परिभाषा दी गई है, ए, इसके बाद बी में, इसके बाद सी, डी, ई, इसके बाद आपका एफ, 1 2 3 4 5 6 और जी, ये सभी पर किसमें क्या परिभाषित हैं, कौन सुमेलित है,
और कौन सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो हम प्रयास ये करना है कि आपका सबको तैयार रखना है कि कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। तो हमने 7 पॉइंट बनाए हैं और एक एक करके आपका देखा जाए और उसकी विशेषता देखी जाए। देखिए, कुछ नोट्स का भी सहारा लीजिए क्योंकि बड़े बड़े ये आपकी परिभाषाएं हैं और थोड़ा बहुत हम इसको पढ़ाते समय शॉर्टकट में करेंगे, लेकिन नोट्स का भी आपको सहारा लेना है थोड़ा। देखिए, 58A में मार्गेज या बंधक को परिभाषित किया गया। तो पहला क्वेश्चन ये आया कि मार्गेज को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो 58 के किस क्लाज में, ए में। देखिए मार्गेज की परिभाषा, बंधक विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति में के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया गया है। अगर हम इस परिभाषा को देखें तो बंधक आपका केवल किस संपत्ति का किया जा सकता है। अब यहाँ भी पेज फंसा देगा, अचल संपत्ति का, फिर विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति का, सामान्य अचल संपत्ति का। तो शब्द पकड़े रहिए, किस संपत्ति का, स्पेसिफिक या विनिर्दिष्ट। अब समस्या ये आई कि अचल संपत्ति के पहले जो ये स्पेसिफिक शब्द लिखा है, विनिर्दिष्ट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो विनिर्दिष्ट, यहाँ से क्वेश्चन आपका बिहार में भी बनता है एसआरए में कि अगर विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति आ जाए तो धारा 5 एसआरए की, और सामान्य अचल संपत्ति की कब्जे की पुनः प्राप्ति 6। इसी प्रकार विनिर्दिष्ट चल संपत्ति आ जाए तो 7 और सामान्य चल संपत्ति आ जाए तो 8। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है। विनिर्दिष्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसी संपत्ति जिसकी पहचान आसानी से हो सके, यानी कि न समझ में आए तो लिख लेना है बेरेक पर। विनिर्दिष्ट मतलब पहचान योग्य संपत्ति, नाम, उसका खसरा खतौनी इत्यादि क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है, निश्चित है। तो आपका विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति में के किसी हित का अंतरण। अब यहाँ देखिए यानी कि हित का अंतरण का मतलब कि स्वामित्व का अंतरण नहीं, हित का अंतरण किया जाता है। तो हित होता क्या है, तो ऐसी कंडीशन में अब हल्का सा जूरिस्प्रूडेंस में जाना पड़ेगा और जो हितों का सिद्धांत है, हितों का विधि शास्त्र है, समाजशास्त्री विचारधारा वालों को थोड़ा देखना पड़ेगा। हित मतलब किसी व्यक्ति की मांग या आवश्यकता या इच्छा, दावा इत्यादि, ये मिलाकर किसका निर्माण करते हैं, हित का। कई हित आपस में मिल गए तो किसका निर्माण कराते हैं, अधिकार का। और सभी अधिकार मिल गए तो ओनरशिप यानी कि स्वामित्व का। तो क्या बंधक में स्वामित्व का ट्रांसफर किया जाता है कि हित का, तो हित का यानी कि आंशिक। देखिए भाई, देखिए कौन है, यानी कि आंशिक। देखिए एक बार तो, यानी कि आंशिक हित का अंतरण किया जाता है कि पूर्ण हित का। अगला क्वेश्चन बनता है तो आंशिक हित का। अगर पूर्ण हित का अंतरण होता तो यहाँ स्वामित्व लिखा जाता या पूर्ण हित लिखा जाता। तो बंधक एक ऐसा संव्यवहार है जिसमें पूर्ण हित का अंतरण न होकर केवल किसका अंतरण होता है, आंशिक हित का। अब अगला देखिए, आपका ये जो हित एक व्यक्ति दूसरे को देता है, आखिर क्यों देता है, तो उधार के तौर पे, या जो ऋण लिया गया है उसको, या जो वचन दिया गया है या भविष्य में वचन दिया जाएगा इत्यादि को
गारंटी करने के लिए, यानी कि बंधक का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बंधक धन है, जो ऋण है, आपका जो बंधक मन मार्गेज मनी है, वह सुरक्षित रहे। कैसे सुरक्षित रहती है कि एक व्यक्ति अचल संपत्ति में हित देता है, अगर वह पैसा वापस नहीं कर पाया तो उसकी अचल संपत्ति को बेचवा कर इत्यादि करके पैसा क्या किया जा सकता है, वसूला जा सकता है। तो बंधक का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, ऋण को क्या करना, सिक्योर करना, ताकि ऋण डूबे न। अब आइए, जो हित का अंतरण करता है अचल संपत्ति में, उसे बंधक कर्ता कहते हैं। जिसके पक्ष में अंतरण किया जाता है वह मैं बताया था बंधकदार कहते हैं। मूलधन और ब्याज, बंधक धन हो गए आपका, यानी कि मूलधन और ब्याज जिसका संदाय तत्समय प्रतिभूति है। अब यहाँ पूछ सकता है कि बंधक धन में कौन आता, मूलधन, ब्याज, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मार कर आएंगे, दोनों। इसके बाद आपका और वह लिखत जिस पर कि बंधक लिखा गया है वह क्या कहलाएगा, बंधक विलेख, माने वह दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जिस पर बंधक लिखा गया है। इसके बाद आपका 58 बी से 6 प्रकार के बंधक दिए गए हैं। अब एक एक बंधक देखिए और उनकी विशेषता भी देखिए, यहीं से क्वेश्चन उठता है। क्रम से भाई सातों पॉइंट याद रखिएगा। 58 बी, सिंपल मार्गेज, यानी कि सादा बंधक। देखिए सादा बंधक, तो एक लाइन याद रखिए, हर एक बंधक में होगा क्या, उसी तर्ज पर हमें बताना है। ए एक व्यक्ति रहेगा, इसकी अचल संपत्ति रहेगी। इस अचल संपत्ति में वह बी को, बी के पक्ष में क्या सृजित करेगा, हित। और आपका या तो ये हित क्यों सृजित करेगा, किसी धन या किसी वादे को गारंटी करने के लिए, कि धन को क्या करने के लिए, प्रत्याभूत करने। अब यही आपका देखिए, आपका इसी में 6 प्रकार बना दिया गया। देखिए पहला सादा बंधक, तो पहला क्वेश्चन आपका सादा बंधक के बारे में 58 के किस क्लास में प्रावधान है, एकदम सातों याद रखिए। 58 ए में बंधक की परिभाषा, 58 बी में किसकी, सादा बंधक। देखिए जहाँ की बंधक कर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा परिधान किए बिना बंधक धक चुकाने के लिए अपने को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है और अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पर करार करता है कि उस संविदा के अनुसार अगर वह संदाय करने में असफल रहता है तो बंधकदार को बंधक संपत्ति का विक्रय कराने और विक्रय के आगमों, यानी कि जो बेचने से आए, विक्रय के आगमों को वहां तक वह आवश्यक हो बंधक धन के संदाय में उपयोजित कराने का अधिकार होगा। वहाँ संव्यवहार सादा बंधक होगा, वहाँ संव्यवहार सादा बंधक और बंधकदार सादा बंधकदार कहलाएगा। यानी कि उदाहरण देखते रहिए, यही आपका पॉइंट पूछता है। पहला पॉइंट ये हुआ कि सादा ए ने बी के पास अपना मकान बंधक रखा, तो अगर बंधक सादा बंधक है तो पहला नियम याद रखिए, क्या ए उस मकान का कब्जा बी को देगा कि नहीं। यानी कि पहला नियम ये आया कि सादा बंधक में बंधककर्ता द्वारा बंधकदार को कब्जा दिया जाता है कि नहीं, नहीं दिया जाता। दूसरा नियम यानी कि ए अपने मकान का कब्जा बी को देता है कि नहीं, सादा बंधक में नहीं देता। यानी कि पहला नियम याद रखिए। दूसरा नियम ये कह रहा है कि ए अपने को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है। इसका मतलब कि बंधककर्ता का जो दायित्व होता है वह पर्सनल होता है, क्योंकि वो अपने को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध कर रहा है। क्या आबद्ध कर रहा है कि मैं पैसा तुमको समय पर क्या करूँगा, चुकाऊँगा। लेकिन एक शर्त ये लगी है कि ए ने ये भी वचन दिया है कि अगर मैं समय पर पैसा न चुका पाऊँ तो हे भी तुम हमारी प्रॉपर्टी को बेचवा देना, और बेचवा कर तुम्हारा मूलधन और जो ब्याज आएगा
हमारी प्रॉपर्टी से क्या कर लेना, वसूल लेना। तो इस समव्यवहार को, बंधक तो है ही, तो कौन सा बंधक का नाम देंगे, सादा। ये सबसे उत्तम बंधक माना जाता है। तो सर्वोत्तम बंधक का प्रकार कौन है, सिंपल मार्गेज। क्यों सिंपल मार्गेज है, क्योंकि इसमें कब्जा दिया नहीं जाता। बंधककर्ता का व्यक्तिगत दायित्व होता है कि पैसा दे, नहीं देगा बंधककर्ता पैसा, तो उसकी जमीन बेचवा कर पैसा क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए भाई। इसी तर्ज पर सब चलेंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा, देखिए आगे। हाँ जहाँ तक सादा बंधक की बात है, तुरंत आप इसी पर लिख लेंगे आपका सेक्शन जोड़ते हुए। जहाँ तक सिंपल मार्गेज की बात है, फिर एक बार याद रखिए, जो सादा बंधक होगा, चाहे कीमत कुछ भी क्यों न हो, ऐसी कंडीशन में आपका हर हाल में उसका लिखित, हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। यानी कि 59 यही बना लीजिए। अगर सादा बंधक है तो ऐसी कंडीशन में आपका, फिर याद रखिए, वह बंधक चाहे कीमत कितनी क्यों न हो, चाहे 2 रुपया हो, 4 रुपया हो, 2000 हो, हमेशा याद रखिए, यहीं आपका गलत होता है। वह बंधक लिखित में होगा, हस्ताक्षरित होगा, कम से कम दो अनुप्रमाणक साक्षियों द्वारा आपका अनुप्रमाणित होगा, और आपका पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड कराना भी क्या होगा, आवश्यक। चारों बातें लागू होगी, चाहे मूल्य कितना भी क्यों न हो। तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है कि किस बंधक का पंजीकरण आवश्यक होता है, चाहे मूल्य कितना भी क्यों न हो। तो आपका क्या जवाब रहेगा, सिंपल मार्गेज। क्वेश्चन बना है किस बंधक का रजिस्ट्रेशन सदैव अनिवार्य होता है, तो आपका जवाब रहेगा सिंपल मार्गेज का, यानी कि सादा बंधक का। ये जरूर याद रखिए, आगे हम बताएंगे और नियम। अभी देखिए आपका अगला, देखिए आपका अगला जो सी, अब आ जाइए 58 का सी देखा जाए। आपका जो दूसरा प्रकार बंधक का दिया है, मार्गेज बाई कंडीशनल सेल, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। यानी कि वास्तव में इस बंधक द्वारा जमीन को बेच दिया जाता है, लेकिन कंडीशन लगाकर बेचा जाता है। तो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक का जो आपका महत्वपूर्ण पहलू है, वहीं पूछा जाता है कि किस बंधक में बंधकदार को फोरक्लोजर या पूर्वबंध का अधिकार होता है, उसको लिखिए। तो इसीलिए एक कठिन है बंधक का चैप्टर, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है ये। लिखिए, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में बंधकदार का पूर्वबंध का अधिकार होता है, फोरक्लोजर यानी कि न आए तो जब्ती। हाँ, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में बंधकदार का फोरक्लोजर यानी कि आपका पूर्वबंध, न आए तो लिखिए जब्ती, आगे हम बताएंगे, जब्ती का अधिकार होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, गलत न हो। अब देखिए बैरेट की भाषा, आपका इसी उदाहरण में चलते रहिएगा। एक उदाहरण आपका बनाया गया है, इसी उदाहरण पर पूरा समव्यवहार चलेगा। देखिए इसमें, जहाँ की कोई बंधक करता बंधक संपत्ति को दृश्यतः बेच देता है। तो ये दृश्यतः बेच देता है, यानी कि ए अपनी प्रॉपर्टी को बी को दृश्यतः बेच देता है। दृश्यतः माने आभासी तौर पर बेच देता है, क्योंकि वास्तव में जब बेच देता तो वो बंधक न होकर विक्रय हो जाता। इसीलिए शब्द क्या आया है, दृश्यता। लेकिन शर्त लगाता है, क्या शर्त लगाता है कि इस शर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को
बंधक धन के संदाय में व्यतिक्रम होते ही विक्रय आत्यांतिक हो जाएगा। यानी कि ए अपना मकान बी को दृश्यतः बेचता है और शर्त ये लगी रहती है कि अगर ए निश्चित तारीख पर बी को बंधक धन देने में व्यतिक्रम कर दे, चूक कर दे, न दे, तो जो ये दृश्यतः बेचा गया है यह आपका विक्रय क्या हो जाएगा? एक्चुअल हो जाएगा। एक्चुअल माने आत्यांतिक हो जाएगा। आत्यांतिक माने पूर्ण हो जाएगा। यानी कि अब दृश्यता नहीं रहेगा। जैसे ही मैं फेल मारूंगा ये दृश्यता किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेकिन क्या देने में? पैसा। इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाएगा। यानी कि अगर ए बी को पैसा दे देता है तो जो दृश्यतः बेचा गया है वह विक्रय क्या हो जाएगा? शून्य। तो न दे तो मिल जाएगा बी को प्रॉपर्टी, और पैसा दे दे तो विक्रय क्या हो जाएगा? खत्म, कोई मतलब नहीं। इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर क्रेता वह संपत्ति को अंतरित कर देगा, वहाँ ऐसा संव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और बंधकदार सशर्त विक्रय द्वारा बंधकदार कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं संदाय कर दूंगा पैसे का तो तुम पुनः हमें क्या करना? अंतरित कर देना, पुनः हमें संपत्ति हमारी क्या कर देना? ट्रांसफर। परंतु ऐसा कोई भी संव्यवहार बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह शर्त उस दस्तावेज में मने समाहित न हो जिससे विक्रय किया गया है या किया जाना तात्पर्य है। यानी कि ये सब शर्तें विलेख में लिखना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है। विलेख में हर हाल में लिखना क्या है? आवश्यक। इस विक्रय में याद रखिए आपका पूर्वबंध का अधिकार होता है। यानी कि अगर ए बी को पैसा नहीं देता है तो बी ए के सारे अधिकारों पर रोक लगा देगा, जब्त कर लिया जाएगा, जब्ती हो जाएगी। यानी कि फोर क्लोजर, यही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए अब आपका धारा 58C भोग बंधक। भोग बंधक यानी कि हाँ? मैंने उसमें क्या नहीं आया बताइए तब ना। हम्म। दृश्यता हमने बेच दिया लेकिन शर्त लगाकर कि नहीं आपका रजिस्ट्री जैसे दृश्यता रजिस्ट्री कर दिया गया लेकिन शर्त लगाया गया, वास्तव में बेचा नहीं गया, दृश्यता बेचा गया। कहिए। नहीं, बिना कागजी कार्रवाई के तो होगा ही नहीं। अभी 58 में 59 में हम बताएंगे, क्योंकि अगर मैंने अभी बताया जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। कागजी कार्रवाई को अभी हटा दीजिए और जो ना है वो पूछिए। कागजी कार्रवाई 59 से गवर्न होगी, कागजी कार्रवाई बताई जाएगी। कागजी कार्रवाई के अलावा न समझ में आया हो तो बताइए, वो हम बताएं। पहला पैरा ये है कि भाई दृश्यतः बेचा गया आभासी रूप से, लेकिन शर्त ये लगाई गई कि अगर मैं समय पर आपको पैसा दे दूंगा तो ये जो दृश्यतः बेचा गया है ये शून्य हो जाएगा। अगर समय पर पैसा नहीं दिया तो ये जो दृश्यतः बेचा गया है पूर्ण हो जाएगा, विफल मार गया तो। या अगर मैं पैसा दे देता हूं तो आप पुनः मुझे क्या करिएगा? वापस कर दीजिएगा, अंतरित कर दीजिएगा। तीन ही तो शर्त हैं। तो ऐसा विक्रय, ऐसा बंधक क्या कहलाएगा? तो शर्त विक्रय द्वारा। अब लिखा पढ़ी होगी कि नहीं, इसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए। 59 बताया जाएगा, वहां भी टेक्निकल आता है। भोग बंधक आइए। भोग बंधक होता है प्रयोग के लिए बंधक। ये बंधक आपका काफी खतरनाक भी होता है। जैसे ए ने अपना मकान बी को बंधक रखा और कब्जा दिया जाना। हेलो। इसमें आपका परिभाषा में
थोड़ा कठिन चैप्टर है, आसान नहीं है। कठिन आपका 58 है ये, इसके बाद एकदम तेजी से भगेगा धाराएं। 58 समझने में वैसे ही मैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट में ही समझा रहा हूँ, उतना डिटेल में भाई पढ़ाना संभव नहीं है, 2-3 दिन लग जाएगा और समय कम है तो काम भर पढ़ाया जाए। तो फिर एक बार देखिए, भोग बंधक बहुत आसान है। ए ने अपना मकान बी के पास बंधक रखा। भोग बंधक में कब्जे का दिया जाना अनिवार्य है। ए ने अपने मकान का कब्जा बी को दे दिया और कहा कि इस मकान से जो लाभ उत्पन्न होगा, यानी कि इस मकान से जो किराया आएगा, तुम कब्जा लो और किराए से अपना पैसा काटते रहो। जब पैसा पूरा हो जाएगा तो हमें क्या कर देना, मकान दे देना। तो कब्जा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। पैसा किस में काटा जाता है, लाभ में या भाटक या किराया में। कब तक कब्जा रहता है, जब तक कि पूरा पैसा वसूल न हो जाए। विक्रय का अधिकार नहीं है, बस आप कब्जा जमाए रहिए। कब तक कब्जा जमाए रहेंगे, जब तक कि आपका पैसा वसूल न हो। लेकिन फिर हम बता दें, कृषि भूमि का उत्तर प्रदेश में भोग बंधक देना प्रतिषिद्ध है। अगर भोग बंधक दे दिया गया तो जो आपका लिया है वह स्वामी हो जाएगा। असंक्रमणीय, नॉन ट्रांसफरेबल आपका, माने कह सकते हैं कि हाँ भूमिधर, नान यानी कि असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा जो लिया है कब्जा। तो देखिए आपका कृषि भूमि का भोग बंधक देना क्या किया गया यूपी में भू राजस्व संहिता द्वारा प्रतिष्ठित कि आप कृषि भूमि का भोग बंधक नहीं दे सकते। अगर देते हैं तो फिर याद रखिए, जो लिया है कब्जा वह क्या हो जाएगा, स्वामी। और एक आपका केस भी है, लाख आप एक करिए, कुछ होने वाला नहीं है। तो आपका भोग बंधक बहुत आसान है, कब्जा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। आप वही संपत्ति से क्या करते रहिए, वसूलते रहिए। कब तक वसूलते रहिए, जब तक आपका पैसा पूरा न हो। अगला देखिए, अंग्रेजी बंधक यानी हाँ। हाँ तो वही हो गया और क्या, कब्जा दीजिए, वसूल कब्जा ले लिया जाता है और उसी से पैसा अपना जो किराया है। अगला देखिए आपका इंग्लिश मार्गेज, यानी कि धारा 58 आपका ई देखिए, ये आपका चौथा मार्गेज चल रहा है, इंग्लिश मार्गेज, जहाँ की बंधककर्ता बंधक धन का प्रति संदाय निश्चित तारीख को करने के लिए अपने को आबद्ध करता है। माने व्यक्तिगत दायित्व लेता है कि हम बंधक धन क्या करेंगे, निश्चित तारीख पर चुका देंगे। और बंधक संपत्ति को बंधकदार को पूर्ण रूप से बेच देता है। तो फिर एक बार याद रखिए, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में दृश्यतः बेचता था और अंग्रेजी बंधक में कैसे बेच रहा है, पूर्ण रूप से। दृश्यता नहीं, वास्तव में बेच देता है, लेकिन कंडीशन लगाता है। अगर ये कंडीशन नहीं रहती तो ये विक्रय हो जाता। लेकिन आगे देखिए शर्त लगी है, इस परंतु के अधीन अंतरित करता है कि करार के अनुसार बंधक धन के संदाय होने पर बंधकदार उसे बंधककर्ता को प्रति अंतरित कर देगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अपना मकान बी को बंधक रखा, बी से पैसा लिया और ए ने कहा कि मैं ये पैसा निश्चित तारीख पर चुका दूंगा, और बी को अपना मकान पूर्ण रूप से बेच दिया है। लेकिन अगर लेकिन नहीं रहता तो मैं बता दूं, ये संव्यवहार शुद्ध रूप से विक्रय माना जाता। ये जो आगे लेकिन मैं लगा रहा हूँ, इसी से ये संव्यवहार किस में कन्वर्ट हो रहा है, बंधक में। लेकिन जब मैं पैसा तुम्हें दे दूंगा तो तुम मुझे पुनः इसको क्या करना, बेच देना। यानी कि पुनः क्या करना, अंतरित कर देना। तो ये जो संव्यवहार है कैसा बंधक कहलाएगा, अंग्रेजी। भाई यही तो हुआ कि फिर एक बार देखिए, ए ने बी को ये कहा कि हम अपनी जमीन तुम्हें पूर्ण रूप से बेचते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से वादा करते हैं कि तुम्हारा पैसा इस तारीख को हम क्या करेंगे, देंगे। लेकिन
लेकिन वाला खतरनाक है, नहीं तो विक्रय हो जाता। लेकिन जब मैं पैसा तुम्हें दूंगा तो तुम पुनः मुझे क्या कर देना, अंतरित कर देना, वापस कर देना। तो आपका ये समव्यवहार कैसा समव्यवहार होगा, कौन सा बंधक का प्रकार माना जाएगा, इंग्लिश मार्गेज। अगला देखिए आपका 2F मैंने 58F देखिए, थोड़ा बहुत शार्ट किया गया भाई, क्या किया जाए समय के अभाव में। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, ये भी खूब पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन गलत होता है। देखिए आपका हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक में होता क्या है। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक के मामले में पहला नियम याद रखिए कि बंधक करता अपनी अचल संपत्ति बंधक रखता है, लेकिन कब्जा नहीं देता, पजेशन नहीं दिया जाता है। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि अगर मैं समय पर पैसा वापस नहीं करूँगा तो आप जो हमारी प्रॉपर्टी आपके पास मार्गेज हैं, इस प्रॉपर्टी को बेचवा कर आप अपना पैसा क्या करिएगा, वसूल लीजिएगा। लेकिन कब्जा नहीं दिया जाता। ये है कि हक विलेख का मतलब कि जो स्वामित्व का कागज रहता है उसको रखा जाता है। कि जो बैंक वाले और प्राइवेट कंपनी वाले मार्गेज कर रहे हैं यही मार्गेज है, पहला नियम याद रखिए। यानी कि आप अपने स्वामित्व का कागज बैंक में रखिए, बैंक से लोन लीजिए और बैंक से आप वादा करते हैं कि हम ये लोन चुकाएंगे। अगर हम लोन नहीं चुका पाए तो आप हमारी संपत्ति बेचवा कर क्या करिएगा, वसूल लीजिएगा। और गारंटी के तौर पर जो स्वामित्व के कागज पत्र है वो मैं आपके यहाँ क्या करता हूँ, रखता हूँ। भाई आपका यही आपका हक विलेखों के निक्षेप द्वारा क्या कहलाता है, बंधक। नहीं, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं, यही अब दो पॉइंट है बताना है भाई, थोड़ा धैर्य रखिए। इस बंधक का चाहे मूल्य कितना ही क्यों न हो, आपका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। तब दो नियम बना लीजिए एक जगह। किस बंधक का सदैव रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, हमने किसका बताया था, सादा बंधक। और किस बंधक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, तो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा। यही क्वेश्चन गलत होता है, फिर एक बार हम बता रहे हैं, दिमाग में बैठाइए। किसका रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण या लिखित इत्यादि में होना आवश्यक नहीं है, तो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक जो स्वामित्व का कागज रखा जाता है। और किसका रजिस्ट्रेशन हर हाल में आवश्यक है, तो सादा बंधक। इसके अलावा अन्य बंधकों में नियम बताया जाएगा अभी, फिर एक बार याद रखिए। इस बंधक को उपनाम, सरनेम, इक्विटेबल मार्गेज या सामयिक बंधक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अच्छे से तैयार रखना है। इसी बंधक को इक्विटेबल मार्गेज, सामयिक बंधक कहा जाता है। अब देखिए मॉडल 3-4 बनाया जाए जो गलत होने का चांस रहता है, फिर एक बार देखिए। निम्नलिखित में से कौन बंधक का प्रकार नहीं है, देखिए आपका हम चार बता रहे हैं। अंग्रेजी बंधक, सादा बंधक, भोग बंधक, सामयिक बंधक। तो कौन प्रकार नहीं है, तो अब बताइए। सादा बंधक प्रकार है ही, अंग्रेजी बंधक प्रकार है ही, भोग बंधक प्रकार है ही, सामयिक बंधक कोई बंधक का प्रकार नहीं है। पहला क्वेश्चन, ये तो हक विलेखों द्वारा निक्षेप के बंधक का क्या नाम है, सरनेम है, उपनाम है। पहला गलती यहाँ होगी कि फिर एक बार हम बता रहे हैं कौन बंधक का प्रकार नहीं है, अलग से लिख लीजिए कौन नहीं है, इक्विटेबल मार्गेज यानी कि सामयिक बंधक, ये जरूर याद रखिए। लेकिन हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक का उपनाम सामयिक बंधक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कोई बंधक का प्रकार नहीं है। तो अगला क्वेश्चन बनता है
कि किस बंधक को सामयिक बंधक भी कहा जाता है, तो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। रटे रहिए, किस बंधक को सामयिक बंधक कहा जाता है? हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। इसके बाद आ जाइए अंतिम धारा 58 जी, छठवां बंधक विलक्षण बंधक। यानी कि कहा जाता है कि बउआ, बिहार में कहा जाता है कि बउआ विलक्षण प्रतिभा का क्या है, धनी है। यानी कि एक बार बउआ जो सुन लेता है, आपका पप्पू से भी क्या निकलता है, तेज। तो मौर्य जी तेज निकलता है कि नहीं पप्पू से? एक बार जब मौर्य जी वादा कर लिए टाफी का, तो भाई उससे भी तेज निकलेंगे। एक की जगह कितना टाफी देंगे? 2 टाफी। यानी कि बच्चों को भरमाने के लिए, बउआ को भरमाने के लिए क्या दिया जाता है? टाफी ही तो, कि टाफी ले लो और बउआ क्या हो जाओ, शांत। तो उसी प्रकार आपका मौर्य जी भी इस समय क्या बांट रहे हैं, क्योंकि आया है थोड़ा ध्यान, सावधान रहिएगा सब दंडी स्वामी और महामंडलेश्वरों से, क्योंकि नहा कर आएंगे और क्या करेंगे, रूम पे पहुंच जाएंगे कि बांटो टाफी, यानी कि चलो आज भोजन बनाओ, बहुत थक गए हैं नहाकर। तो सतर्क रहेगा, किसी को एंट्री ना दीजिएगा इस समय, कह दीजिएगा परीक्षा है। कोई बहाना बना दीजिएगा, फिर बैक हो जाए भाई। यहाँ देखिए नया क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसको लिख लीजिए बैरेक पर। रिजुडियरी मार्गेज कौन सा बंधक अवशिष्ट बंधक कहलाता है? रिजुडियरी, अवशेषी। तो आपका जवाब रहेगा विलक्षण बंधक, यानी कि 58 का कौन, जी। रिजुडियरी या अवशेषी का मतलब ये हुआ कि कहीं कोई सेट न हो पाए, तब उस सेक्शन में, उस प्रावधान में सेट किया जाता है। तो और नाम आपका अवशेषी तो हो गया, अवशिष्ट भी हो गया। इंग्लिश में रिजुडियरी याद रखिएगा। रिजुडियरी ठीक है, लेकिन एक नियम जरूर याद रखिए कंसेप्चुअल। 5 इसके ऊपर हमने 5 प्रकार बंधक के बताए। अगर समव्यवहार बंधक हैं, ऊपर के पांचों किसी प्रकार में पूरा सेट नहीं होता, तो बंधक का समव्यवहार है, तो किसमें सेट होगा? विलक्षण बंधक में। इसीलिए इस बंधक को हम क्या कहते हैं? रिजुडियरी या अवशेषी बंधक। जैसे कि आईपीसी का, अब जहाँ जहाँ कोरिलेट करते रहिए, तो जहाँ जहाँ कोरिलेशन है, अवशिष्ट पर एक क्वेश्चन आपका निश्चित बनता है, अवशेषी धारा पर। और आपका जहाँ जहाँ कोरिलेशन है, रिजुडियरी आपका है, एक क्वेश्चन बना लीजिए। सबसे पहले आपका आईपीसी में पूछा जाता है कि आपराधिक प्रयत्न के बारे में रिजुडियरी प्रावधान किस सेक्शन में है। यानी कि अगर आईपीसी में अलग से किसी धारा में अपराध के प्रयत्न को दंडनीय न बनाया गया हो, तब वह धारा लागू होती है। तो अंतिम धारा आईपीसी की कौन है? 511 अवशेषी प्रावधान है, कहीं कोई प्रावधान ना हो तब। उसी प्रकार याद रखिए, यहाँ भी 5 ऊपर हमने बंधक बताया, किसी बंधक में सेट ना हो तो कौन सा बंधक? विलक्षण। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है पब्लिक न्यूसेंस पर पूछा जाता है। आईपीसी की धारा 290 लोक न्यूसेंस के बारे में भी कैसा प्रावधान करती है? अवशेषी। 290 आईपीसी की धारा। एविडेंस में आपका पूछा जाता है रिजुडियरी सेक्शन कौन है, कहीं कोई चीज रेलेवेंट न हो, तो आप किस धारा में रेलेवेंट बनाते हैं? 11। उसको एविडेंस में रिजुडियरी पूछे तो कौन सी धारा? 11। जो लार्स पैराडाइज, यानी कि वकीलों का क्या कही जाती है? स्वर्ग। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, तमाम है बताया जाएगा, वो तो तमाम सिद्धांत हैं। फिर एक बार आगे बढ़ा जाए, अब इसके बाद 59 अब आपका
59 से फिर क्वेश्चन बनता है, देखिए आपका बंधक कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए। तो फिर एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, किस बंधक का चाहे मूल्य कितना ही क्यों न हो, लिखित में हस्ताक्षरित, कम से कम 2 गवाह होना और रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है कानूनन, सादा बंधक। और किसका ये सब होना आवश्यक नहीं है, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। तो किस बंधक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, सादा, और किसका रजिस्ट्रेशन इत्यादि अनिवार्य है, खूब पूछा जाता है, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। अन्य बंधकों में नियम बना लीजिए, अन्य बंधकों में यानी कि जो 4 बंधक बचे हैं, भाई 2 तो निकल गए, इसके बाद कितने बचे, 4। अन्य बंधकों में अगर कीमत 100 रुपया मूलधन या उससे ज़्यादा है तो वह बंधक लिखित में होगा, हस्ताक्षरित होगा, 2 अटेस्टेड विटनेस होंगे और रजिस्टर्ड होगा। और अगर कीमत 100 रुपया से क्या है, कम, तो लिखित में और रजिस्टर्ड इत्यादि होना आवश्यक नहीं। अब देखिए कैसे फंसा देगा मामला आपका। एक 50-99 रुपये का सादा बंधक है, सिंपल मार्गेज। ये बंधक कैसे किया जाएगा, तो दिमाग आप अस्थिर करके पढ़िएगा कि हाँ ये ना कि 100 से नीचे। 2 पहले बंधक देख लीजिएगा, नाम तो नहीं है ना। अगर सादा बंधक नाम दिया रहे तो चाहे कीमत 1 रुपया हो, 2 रुपया, 99 रुपया, 400 रुपया, वह सदैव लिखित में आपका हस्ताक्षरित, कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्षी और रजिस्टर्ड होना क्या है, अनिवार्य। तो क्वेश्चन आया है कि 99 रुपये मूलधन है और बंधक सादा बंधक है, तो कैसे किया जाएगा। तो हल्का सा चूक किए तो मौखिक मार्कर आ जाएंगे, लेकिन मौखिक नहीं, क्योंकि सिंपल मार्गेज सदैव आपका लिखित में होना क्या है, अनिवार्य। दूसरा आपका पूछ लेगा कि 1-2 करोड़ का बंधक है, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, या 100 रुपया या 200 रुपये का, तो उसका कभी भी आपका लिखित और रजिस्ट्रेशन इत्यादि होना आवश्यक नहीं है। इसके बाद जो 4 बंधक बचे हैं, अगर मूलधन 100 रुपया से ऊपर है या 100 रुपया, तब आपका लिखित इत्यादि में, और कीमत 100 रुपया से क्या है, कम है, तो लिखित में होना आवश्यक नहीं। न समझ में आए तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए भाई आपका सेक्शन 60 आ जाइए। अब बंधक कर्ता के अधिकार और दायित्व, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बंधक कर्ता के अधिकार और दायित्व का उल्लेख किस धारा से किस धारा तक में किया गया है। तो धारा 60 से लेकर 66, धारा 60 से भी क्वेश्चन बना है, 61 से भी आपका क्वेश्चन बना है। ये फिर एक बार क्वेश्चन आपका, पहला जो क्वेश्चन आता है कि बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, तो आपका जवाब रहेगा 60 से लेकर 66। ये कई बार आ चुका है, गलत ना हो। 60 से लेकर कहाँ तक, 66 तक। बंधककर्ता का क्या अधिकार है, तो अब एक एक अधिकार देखा जाए, इस उदाहरण एक बना लिया जाए। 61, पिछली बार आपका 61 से क्वेश्चन बना था और क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। पिछली बार जो 2018 में बना था, सिद्धांत बना था, वह सिद्धांत ये बना था कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन कहाँ है, सुबह भी मैं बताया था। आपका सीपीसी में वाद हेतुकों का क्या संयोजन, आदेश 2 का नियम 3, आर्डर 2 का कौन सा रूल, 3, तो उसको भी कोरिलेट कर देंगे। 61 से क्वेश्चन बना था, लेकिन 61 के पहले एक उदाहरण बनाया जाए और तब आगे बढ़ा जाए। देखिए
ए आपका इस जमीन को बी के पास मार्गेज करता है, ठीक, और बी से कितना उधार लेता है, 1 लाख रुपया। अब ये समस्या ये आई कि ए का अधिकार और दायित्व क्या होगा, यानी कि जो मार्गेजर का अधिकार दायित्व क्या होगा, यानी कि जो व्यक्ति अपने अचल संपत्ति में हित का अंतरण बी को किया है, यानी कि ए ने अपने विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति में बी को हित दिया है, तो ए का क्या क्या अधिकार होगा। पहला नाम याद रखिए, अधिकार के पहले नाम, जो व्यक्ति हित का अंतरण करता है, कल मैं बताया था, उसको क्या नाम देंगे, मार्गेजर की मार्गेजी, बंधककर्ता की बंधकदार। तो बंधककर्ता इस उदाहरण में पहले बताइए कौन हो गया, ए, और बंधकदार कौन हुआ, बी। पहला नियम। तो ए का अधिकार और दायित्व की धारा से की धारा में 60 से लेकर कहाँ तक, 66 तक, ये याद रखें। सबसे बड़ा अधिकार ए का क्या है समझिए आपका 60 में दिया गया है, राइट टू रिडीम, मोचन का अधिकार। ए, चूंकि ए को अधिकार है कि वह बी को अपना पैसा दे, माने बी को उसका पैसा दे और अपनी जमीन वापस ले ले, मुक्त करा ले, रिटर्न करा ले। यही तो हर एक बंधक में हो रहा था, भले दृश्यता बेचा हो, आत्यांतिक बेचा हो, कब्जा दिया हो, इससे कब्जा न दिया हो, यही तो बार बार कहा जा रहा था कि भाई पैसा जब दे दूंगा तो तुम हमारी जमीन क्या कर देना, वापस। तो ए का सबसे बड़ा अधिकार क्या है, धारा 60 में दिया गया है, राइट टू रिडीम, मोचन का अधिकार। मोचन का अधिकार का मतलब ये हुआ कि ए बी को पैसा दे और अपनी प्रॉपर्टी क्या ले ले, वापस। इस, हाँ, तो पहला अगला क्वेश्चन जो बना है, मोचन का अधिकार किस धारा में समाहित है, 60 में। मोचन का अधिकार किसका अधिकार है, बंधककर्ता का कि बंधकदार का, बंधककर्ता का। किस सेक्शन में, सबसे बड़ा अधिकार या अधिकारों का क्रोड किस में है, कौन सी धारा में, 60 में। तो 60 में वो पूछा, हाँ, इसी में आपका सिद्धांत पढ़ना है, वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज, एक बार बंधक सदैव बंधक, इसके अलावा कुछ नहीं। नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस का केस। अब आपका अगला क्वेश्चन जो बना है कि धारा 60 में और केस बताइए, तो मोचन के अधिकार पर केस कौन कौन सा है, तो 3 4 केस लिखा गया है, या केस कौन सा नहीं है। एक बार अंदर से पूछ, ठीक है, धारा 60 से ऊपर से ही पूछा जाता है, लेकिन एक बार अंदर से पूछा है आपका कि केस के माध्यम से पूछा है कि कौन केस धारा 60 पर है, 60 पर नहीं। लेकिन जो लीडिंग केस हैं वह केस गलत न हो, वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज। देखिए बेरक की भाषा चला जाए आपका, हाँ क्योंकि आपका तमाम चीज़ें आपका, देखिए एक बार और कॉन्सेप्ट इसका बनाइए। चूंकि ए ने विक्रय नहीं किया है, बी को दान नहीं दिया अपनी संपत्ति, बल्कि बी को क्या किया है, केवल और केवल मार्गेज किया है। तो मार्गेज के मामले में ए को यह हमेशा अधिकार रहेगा कि वह बी को पैसा वापस करे और अपनी जमीन ले ले कि न ले, ले ले। इसी अधिकार को, एक के इसी अधिकार को, यानी कि लीगल भाषा में बंधकदार बंधककर्ता के इसी अधिकार को राइट टू रिडीम कहते हैं, मोचन का अधिकार। इसको क्या कहते हैं, मोचन का अधिकार। तो मोचन का अधिकार कहते हैं इस अधिकार पर लगाए गए सभी प्रतिबंध क्या होंगे, वाइड। ये साम्या का नियम है। देखिए साम्या न्यायालय अब उतना नहीं संभव है बताना, नहीं तो इतिहास हम बताते। अब इतिहास बताने का, भूगोल बताने का समय नहीं रहा, नहीं तो हम इतिहास थोड़ा बताते। होता क्या था, बी हमेशा इसी लालच में रहता था कि ए पैसा न दे और मैं ए की जमीन क्या कर लूं, ले लूं। लेकिन साम्या न्यायालय ये कहते थे
कि तुम जमीन खरीदे हो, तुम्हारे पास जमीन केवल मार्गेज है, और ये सब व्यवहार मार्गेज का है, विक्रय दान का नहीं है। वंस ए मार्गेज ऑलवेज है। मार्गेज का मतलब कि संव्यवहार जब एक बार मार्गेज है तो मार्गेज का ही नेचर का रहेगा। तुम कहो कि ये तो बेच दिए हैं, ये संभव नहीं। जब तक कि अलग से तुम्हें क्या न कर दे, बेच दे, वो अलग बात है। बाद में पहले मार्गेज करे, बाद में उसी को क्या करे, तब तुम कहो कि हमारा है। ये थोड़े है कि भाई, और एक वो अधिकार है कि वह तुम्हें पैसा दे और अपनी जमीन क्या कर ले, छुड़वा ले, वापस ले ले। इस अधिकार पर तुम जितना रोक लगाओगे सभी रोक क्या होंगे, शून्य। उसका कोई मतलब नहीं है अगर करार में लिख दिया जाता है। ये इक्विटी कोर्ट की देन थी। देखिए कल इसको हम बताएंगे धारा 60 से लेकर 67, क्योंकि एक दो दिन अभी और पढ़िए, क्योंकि इधर की इस धारा 60 हुआ, 67 हुआ, उसके बाद तो छोटी छोटी धाराएं हैं। यही दो धाराएं थोड़ा टेक्निकल है, यहीं से क्वेश्चन बनता है।